मेरे खाटू वाले श्याम तू कितना सोना है। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दे रखा है, ये जो डिटरमिनेंट है इसको हमने इसकी इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट को, सेपरेटिंग डिटरमिनेंट वाली। क्या, जब भी किसी डिटरमिनेंट के अंदर अगर किसी सिंगल रो या कॉलम के अंदर, ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट्स अगर सम में एक्सप्रेस कर रखे हैं, तब हम उस डिटरमिनेंट को 2 और मोर सम डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी उनके एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल करके लिख सकते हैं, 2 डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए जैसे कि इसको देखिए ध्यान से, कैसे पहले एलिमेंट लिख लिए एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और 1 1 1 प्लस में। देखिए इसमें अगर सम में नहीं है तो इसी को रिपीट कर देंगे, यानी एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। फिर देखिए इसके सेकंड नंबर वाले एलिमेंट लिखेंगे पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब, ठीक है। ये सेपरेटिंग और डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो कर ली, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन में मैंने करवाया भी था एक्सरसाइज 4.2 में। जब कोई भी डिटरमिनेंट है अगर उसमें रो या कॉलम के अंदर 2 और मोर एलिमेंट्स सम में एक्सप्रेस कर रखे हैं, जैसे कि इसमें देखो C1 में 2 एलिमेंट्स हैं जो कि सम में एक्सप्रेस कर रखे हैं, तो इस डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो कैसे करने होते हैं, देखो फर्स्ट एलिमेंट लिखो, ठीक है। इसमें देखो सेकंड एलिमेंट सम में एक्सप्रेस नहीं कर रखा है, तो देखो पहला लिख लिया, फिर ये दूसरा, फिर ये पहले वाला लिख लिया। अब प्लस में जब दूसरा लिखेंगे ना तो इसी को रिपीट करेंगे। मान लो यहाँ पे +1 और +2 और +3 होता तो 1 2 3 इसको लिखते। अगर नहीं दे रखा है ना तो हम उसी को रिपीट कर देंगे आगे वाले डिटरमिनेंट में, यानी एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसमें सेकंड नंबर वाले यानी पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, पी जेड क्यूब, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम ऐसे डिटरमिनेंट 2 बना लेंगे। ये जैसा डिटरमिनेंट है इसको ऐसा ही, इस जैसा ही बनाएंगे, यानी ये जो डिटरमिनेंट जैसा है इसको इस जैसा ही बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है एक्स, इसमें से वाई और इसमें से जेड, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड इन R1 R2 एंड R3 इन डिटरमिनेंट सेकंड रिस्पेक्टिवली। अब आप कहोगे कि सर एक्स वाई जेड ही कॉमन आने लग रहा है, देखो एक्स वाई जेड नहीं, गलत। एक्स वाई जेड अगर कॉमन ले रहे हो ना तो एक्स वाई जेड देखो ऐसे ले रहे हो, तो यहाँ पे भी एक्स वाई जेड होना चाहिए, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, तब वो कॉमन आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे कि मैंने देखो एक्स कॉमन लिया है, R1 में से एक्स कॉमन लिया है, देखो इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ। इसी तरह से इसमें से y निकाल सकता हूँ, इसी तरह से इसमें से z निकाल सकता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखिए ये डिटरमिनेंट तो एज इट इज एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1, ठीक है। प्लस में एक्स वाई जेड हो जाएगा बाहर, क्योंकि इसमें से x, इसमें से y, इसमें से z कॉमन लिया तो बाहर आ गया एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या बचा 1x पी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 और y और पी वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1 और z और यहाँ पे पी जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान से देखना कि C3 में से p कॉमन आ रहा है, तो एक बार वो ले लेंगे, टेकिंग कॉमन p इन C3 इन डिटरमिनेंट क्या भाई 2, डिटरमिनेंट 2 के अंदर से, ठीक है। तो देखिए एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस में हो गया यहाँ पे पी एक्स वाई जेड, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ से p कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इस जैसा ही डिटरमिनेंट बनाना है दोनों को। देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड है C1 में, यहाँ पे C2 पे है, तो इसको इंटरचेंज कर देंगे। कैसे, देखिए क्या भाई C2 इंटरचेंज C3 इन डिटरमिनेंट सेकंड डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा किया। और ये भी प्रॉपर्टी है, जब भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी 2
रोज या 2 कॉलम्स इंटरचेंज करते हैं तब डिटरमिनेंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होता है, सिर्फ माइनस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक्स वाई जेड, फिर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे माइनस हो जाएगा भाई, माइनस का पी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करेंगे तो देखिए एक्स वाई जेड 1 1 1 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, C1 तो सेम हो गए दोनों में, C1 तो सेम हो गए बट C2 अलग हो गए। इसमें देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर C2 पे, जबकि इसमें C3 पे, तो अगेन इंटरचेंज कर देंगे, यानी C2 इंटरचेंज C3 इन डिटरमिनेंट सेकंड वे। तो देखिए क्या आया, एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और 1 1 1, ठीक है। देखिए वापिस प्लस हो जाएगा क्योंकि एक बार और माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा भाई, इंटरचेंज हो गया ना पे, एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया 1 1 1 ऐसे आ गया, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये दोनों डिटरमिनेंट सेम हो गए तो ये डिटरमिनेंट हम कॉमन ले सकते हैं। जब ये डिटरमिनेंट कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा भाई पी एक्स वाई जेड, ठीक है, ये जेड है भाई, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1। समझ में आया? तो हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में से ये डिटरमिनेंट कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे प्लस का पी एक्स वाई जेड। अब ध्यान से देखना, आगे खुद करना, क्योंकि देखो जिसको हमने प्रूव करना था ये वाली टर्म्स तो हमारी आ चुकी है। अब ये 3 फैक्टर्स कैसे आएंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए क्या भाई मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे। जब डिटरमिनेंट के अंदर ट्रिपल 1 1 है, अगर वो कॉलम के अंदर है तो रो ऑपरेट हो जाएगी, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। फिर जो फैक्टर कुछ कॉमन आता है कॉमन निकालेंगे, फिर उसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हमारा राइट हैंड के ये फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे खुद करना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, ठीक है। आज इस चैप्टर को हम फिनिश ही कर देंगे क्योंकि इसमें कुल मिला के 19 क्वेश्चन हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर, तो 13 में हम आ चुके हैं, जिसमें 3 जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है MCQ है, इसलिए जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक डिटरमिनेंट दे रखा है और इज इक्वल्स टू ये जो फैक्टर्स दे रखे हैं इनकी इक्वल लेके आना, बिल्कुल इजी है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है भाई, मिसलेनियस एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 4th चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोला है भाई, 3a एक डिटरमिनेंट दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड दे दी मैंने -a + b, ठीक है, और -a + c, और फिर अभी माइनस का b + a, और फिर अभी 3b और माइनस का b + c, फिर अभी माइनस का c + a और माइनस का c + का b, फिर अभी 3c इज इक्वल्स टू लेके आना भाई 3 टाइम्स ऑफ a + b + c इंटू में ab + bc + c। चलो देखिए, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, मैंने 5 पॉइंट्स बता रखे हैं आपको किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए उनमें से कौन सा पॉइंट लग रहा है अब यहाँ पे, क्या भाई तीनों रो या तीनों कॉलम्स जोड़ के देखिए क्या इज इक्वल टू का फैक्टर मिलेगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ता हूँ तब नहीं बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि 3a कितने हो गए 5a माइनस का b और माइनस का c, देखो इज इक्वल टू में कोई फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे अगर ऐड करें ऐसे तो ये रो ऐड होती हैं, तो रो वाइज तो बात नहीं बन रही है भाई। अब कॉलम वाइज आ जाइए, ऐसे ऐसे जोड़ के देखिए, ठीक है। जब इनको ऐड करो देखो -a कितना होगा माइनस का 2a और प्लस में 3a, क्या बच गया a,
और प्लस बी और प्लस सी आ गया ना, ए प्लस बी प्लस सी। और देखो राइट हैंड साइड में फैक्टर भी है हमारा, इसी तरह से इसको भी ऐड करके देखिए भाई, माइनस का बी माइनस का बी माइनस का 2b और प्लस में 3b, क्या बच गया प्लस का b और प्लस में a प्लस में c, मतलब a प्लस b प्लस c। समझ में आया? तो देखिए कॉलम वाइज जोड़ने से हमारा फैक्टर बन रहा है, तो कॉलम ऑपरेटिंग कर देंगे, यानी c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो ऐड कीजिए, देखिए a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c, माइनस का a प्लस का b और 3b माइनस का c प्लस b माइनस का a प्लस c माइनस का b प्लस c और 3c। ठीक है, अब देखिए ध्यान से c1 में से क्या कॉमन आ गया भाई, a प्लस b प्लस c। तो टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c इन c1 में से एक कॉमन ले लिया अभी हमने, यानी a प्लस b प्लस c ये बाहर आया, तो यहाँ पे बचा 1 1 1 माइनस का a प्लस b और 3b माइनस का c प्लस b माइनस का a प्लस c और माइनस का b प्लस c और 3c। ठीक है, अब देखिए डिटरमिनेंट के अंदर क्या आ गया भाई, बोलिए 3.11 आ गई, वो किसमें है कॉलम में है, तो रो ऑपरेटिंग कर लेना, r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2 एंड r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3। फिर कुछ कॉमन आता हुआ तो कॉमन निकालना, फिर इसको एक्सपेंड कर देना, राइट हैंड साइड मिल जाएगी। आगे मैं क्वेश्चन करूंगा नहीं, क्योंकि खुद प्रैक्टिस करना, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे खुद करना। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग, तो आगे ना इस क्वेश्चन को खुद करना। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दिया इसने, ये भी बिल्कुल बकवास सा क्वेश्चन है। 14 1 2 3 फिर अभी 1 प्लस पी और 3 प्लस 2p और फिर अभी 6 प्लस 3p और फिर अभी 1 प्लस p प्लस q और फिर अभी 4 प्लस 3p प्लस 2q और फिर अभी 10 प्लस 6p प्लस में 3q इज इक्वल टू आना चाहिए क्या 1। बिल्कुल इजी है, देखना ध्यान से, क्या 2 जीरो बना दें इसको, देखिए ध्यान से, मैं इसको 0 बना सकता हूँ, कैसे, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो देखिए ध्यान से, r2 टेंड्स टू r2 माइनस r1 2r1 क्या करेंगे 2r1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से देखो इसको 0 बना सकते हैं, 1 की हद से ही बढ़ाओ, इसको किससे मल्टीप्लाई करें अब की बात 3 से। तो देखिए r3 टेंड्स टू r3 माइनस 3r1। और एक और बात बताई थी मैंने, जब किसी रो को मल्टीप्लाई करके आप किसी भी रो में ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर आप किसी सिंगल रो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब आपने डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखना इसका। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो गलत करवा देंगे क्वेश्चन को, तो ध्यान रखना इसी का। तो देखिए ध्यान से, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या होगा भाई, ये तो एज इट इज 1 प्लस पी और 1 प्लस पी प्लस क्यू है। क्यों, क्योंकि देखो किस पे इफेक्ट है, r2 और r3 पे। तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे देखो 2 प्लस 2p हो जाएगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे देखो 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा भाई, ये बात समझ में आई। अरे देखो 3 प्लस 2p और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में 2p, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का 2 और माइनस का 2p हो जाएगा, माइनस 2p प्लस 2p कैंसिल, तो 3 माइनस 2 क्या आया भाई 1 आया। इसी तरह से देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 3p हो जाएगा और ये 3 से क्यों, और इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा 2q, तो 2q तो कैंसिल हो जाएगा भाई, और 4 माइनस 2 क्या आ गया 2। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2p हो गया, 3p माइनस 2p कितना हो गया प्लस का, बोलिए समझ में आया। अब देखिए हमसे, अब की बार इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे देखो 3p कैंसिल, 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3y।
समझ में आया? अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, 10 माइनस 3 कितना आया 7। अब p वालों को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3p 6p माइनस 3p कितना हुआ प्लस का 3p। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 क्या हुआ कैंसिल। अब देखिए 2 0 बन चुके हैं, अब इसको क्या कर दोगे आप एक्सपेंड कर दोगे, बस एक्सपेंडिंग बाय C1 को एक्सपेंड कर दीजिए क्योंकि इसमें 0 है। तो देखिए 1 ठीक है, ये रो गई भाई, ये कॉलम गई, इसके साथ में मल्टीप्लाई करो 7 प्लस 3p माइनस में इसके साथ में तो माइनस का 6 माइनस का 3p। तो देखो माइनस का 3p प्लस का 3p कैंसिल, तो 7 माइनस 6 बच गया भी यहाँ पे, 7 माइनस 6 क्या होगा 1। दिस इज राइट हैंड साइड। बस हो गया क्वेश्चन फिनिश। आया समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या दे रखे है इसने, ये भी बिल्कुल बकवास वाला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, फिर अब एक कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा, फिर अब एक कोस ऑफ अल्फा प्लस डेल, और फिर है कोस ऑफ बीटा प्लस डेल, और कोस ऑफ गामा प्लस डेल इज इक्वल टू क्या लेके आना 0। इसके इक्वल लेके आना भाई 0 के। अब ध्यान आ रहा है, मैंने 5 पॉइंट बताए थे, 5 पॉइंट में ये पहला ही पॉइंट था, जब हमने डिटरमिनेंट को इज इक्वल टू 0 लेके आना है तो हमारा टारगेट क्या होगा, कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल बनाएंगे, एक जैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। देखिए ध्यान से, कोस अल्फा प्लस डेल्टा, यानी यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है अपने कोस ए प्लस बी की। कोस ए प्लस बी की क्या आइडेंटिटी होती है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे ए क्या है अल्फा और बी क्या है डेल्टा, तो लगाइए यहाँ पे आइडेंटिटी, यानी कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे लगाइए कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी। इसी तरह से यहाँ पे लगाइए कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी। बोलिए यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब क्वेश्चन को जो पकड़ना है ध्यान से देखना है, इसको देख के देखो, कोस अल्फा के मल्टीप्लाई में क्या है कोस डेल्टा। ठीक है, सभी के है ना, इस C2 के अंदर देखिए, C3 के अंदर देखिए एक बार, C3 के अंदर, C3 का पहला पार्ट देखिए, ये वाला कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, सभी के मल्टीप्लाई में क्या है कोस डेल्टा। और यहाँ पे देखिए साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, इसके मल्टीप्लाई में क्या है साइन डेल्टा। ये बात समझ में आ रही है? मैं क्या करूँगा, C2 को तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा कोस डेल्टा से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे कोस डेल्टा से। ठीक है, क्योंकि देखो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा के मल्टीप्लाई में क्या है कोस डेल्टा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे कोस डेल्टा से। इसी तरह से इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे साइन डेल्टा से। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, C2 टेंड्स टू क्या भाई कोस डेल्टा C2। मैंने बताया जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट आपने आगे लिखना है। ठीक है, एंड क्या भाई C1 टेंड्स टू, इसको किससे भाई साइन डेल्टा से, एंड क्या भाई डिवाइडिंग बाय कोस अल्फा कोस डेल्टा सॉरी, और भाई साइन डेल्टा। ये बात समझ में? मैंने बताया था जब भी किसी सिंगल रो या कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको किसी में ऐड नहीं कर रहे हो, तो आपने डिवाइड भी करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, कोस डेल्टा से अगर आपने मल्टीप्लाई किया C2 से, इसको किसी में ऐड तो किया ही, तो आपने डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह से C1 को देखो साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो आपने डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड वाला कितना पार्ट हो गया, यानी कोस डेल्टा और साइन डेल्टा से डिवाइड करेंगे। तो देखिए बाहर आ गया हमारा 1 बाय साइन क्या भाई डेल्टा और कोस डेल्टा। अंदर देखो क्योंकि हमने क्या किया है डिवाइड किया है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा साइन डेल्टा। इसी तरह से क्या भाई, साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन गामा साइन डेल्टा। अब इसको देखिए, कोस अल्फा कोस डेल्टा, कोस बीटा और कोस डेल्टा, और कोस गामा और कोस डेल्टा। ये एज इट इज भी बाकी कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस का साइन अल्फा साइन डेल्टा। क्वेश्चन बिल्कुल बकवास है, बस थोड़ा सा कोस डेल्टा माइनस में साइन बीटा साइन डेल्टा, ये स्टेप थोड़े से माइंड में रखते हैं बस। कोस गामा कोस डेल्टा माइनस में साइन गामा और साइन डेल्टा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब क्या करें, अब क्या करें, ध्यान से देखना क्या भाई, अगर मैं इस C3 को किस में ऐड कर लूँ, C1 में। ध्यान से देखना, देखो माइनस का साइन अल्फा साइन डेल्टा ये कट जाएगा इससे, है ना, प्लस में ये साइन अल्फा साइन डेल्टा क्या बचा, कोस अल्फा कोस डेल्टा आ जाएगा इधर, ठीक है। इसी तरह से ये कट जाएगा इससे, तो कोस बीटा कोस डेल्टा आ जाएगा इधर, ठीक है। इसी तरह से ये इससे कट जाएगा, ठीक है, कोस गामा कोस डेल्टा आ जाएगा C1 में। तो ध्यान से देखना C2 भी तो वही है, तो C1 और C2 क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल, तो डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। और समझ में आई। अब यही काम करेंगे, क्या करेंगे भाई, C1 टेंड्स टू C1 प्लस में C3, ठीक है, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3। तो देखिए क्या आ गया भाई, यहाँ पे लिखिए कोस अल्फा और कोस डेल्टा, इसी तरह से कोस बीटा कोस डेल्टा और कोस गामा और कोस डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा है। और ये एज इट इज भाई कोस अल्फा कोस डेल्टा और भाई कोस बीटा कोस डेल्टा और कोस गामा और कोस डेल्टा। ये एज इट इज भाई कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, और यहाँ पे आ गया कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस में साइन बीटा साइन डेल्टा, ठीक है, कोस गामा कोस डेल्टा माइनस में साइन गामा और साइन डेल्टा। लिख दो यहाँ पे क्या भाई, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, और देखो डिवाइड में और था 1 बाय साइन डेल्टा इंटू कोस डेल्टा, ठीक है। देखो जब ये ही 0 हो गया तो ये कंप्लीट पार्ट क्या हो जाएगा, 0। सो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। देखो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, नंबर भाई 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोला इसने, सॉल्व द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व करना, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16, तो 2/x प्लस में 3/y प्लस में 10/z इज इक्वल टू कितना भाई, 4। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, 4/x प्लस में माइनस में 6/y प्लस में 5/z इज इक्वल टू 1, और 6/x प्लस में 9/y माइनस में 20/z इज इक्वल टू 2y। ये है, देखिए बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे इसको, देखो अगर ऐसी इक्वेशन दे रखी होती है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस में y प्लस में 3z इज इक्वल टू 2 और x प्लस में 2y प्लस में z इज इक्वल टू 3, तो आप इजीली इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। और ये एक्सरसाइज 4.6 में सीखा तो था हमने मैट्रिक्स मेथड से इन इक्वेशन को सोल्व करना। ए मैट्रिक्स होती थी, फिर एक्स फिर बी, है ना। ए मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनाते थे, और एक्स मैट्रिक्स जो वेरिएबल इनमें आया हुआ वो होते थे, और बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू वाले से बनाते थे, है ना। लेकिन अब देखिए ध्यान से, जो वेरिएबल हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, मतलब बटे में आ रखे हैं। तो 10th क्लास में आपने एक्सरसाइज 3.6 पढ़ी हो, ठीक है, उसमें क्या था, नीचे ही तो दे रखे थे एक्स वाई जेड, तो हम लेट करते थे उनको, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी लेट करेंगे। तो देखिए लेट 1/x इज इक्वल टू क्या मान लिया a, 1/y क्या मान लिया b और 1/z क्या मान लिया c। देखिए नाउ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर बिकम्स, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएंगी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो 1/x को मैंने a माना तो 2a हो गया, प्लस में 3b
प्लस में 10c दिस इज इक्वल टू 4। अब देखिए 4a माइनस का 6b प्लस में 5c इज इक्वल टू 1 और 6a प्लस में 9b माइनस में 20c इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए हो गया ना वो पीछे वाला इक्वेशन। लिखना है यहाँ पे क्या, these linear equation can be written in the form of a मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो देखिए ए मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, ए बी सी के कोफिशिएंट से बन जाएगी, यानी 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस का 20 और एक्स मैट्रिक्स अब क्या होगी, ए बी सी होगी, ध्यान रखना क्योंकि अब जो वेरिएबल है वो ए बी सी हैं। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स क्या होगी भाई 4 1 2। ठीक है, अब आगे बढ़ो तो वही क्वेश्चन हो गया सारा। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, फिर क्या लिखोगे ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, फिर ए इनवर्स निकालना, बी रख देना। यहाँ से किसकी वैल्यू आएंगी आपके पास में, ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी। हिंट दे रहा हूँ आगे बढ़ा, ए बी सी की वैल्यू आएंगी, वो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू मान लो 2 आई, इसके अपन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर बी की जगह बी की वैल्यू रख देना, वाई की आ जाएगी। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से यहाँ पे सी की वैल्यू रख देना, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने निकालनी थी एक्स वाई जेड की वैल्यू, ए बी सी की नहीं, ए बी सी तो हमने लेट किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन खुद करना है इसको। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर 17 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 फिर x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 फिर है x प्लस 2a और x प्लस 2b और x प्लस ये ऊपर ये भी देखे इफ ए बी सी आर इन एपी में है, फिर प्रूव करना है, प्रूव नहीं भाई देन द स्टेटमेंट, तभी इस स्टेटमेंट की वैल्यू बतानी है। तो देखिए जब 3 अननोन टर्म्स अगर वो एपी में दे रखे हैं, तो हमने 11th क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर किया था, उसमें एक्सरसाइज सेकंड थी, और उसमें 3 अननोन टर्म्स अगर हमारी एपी में है तो एक रिजल्ट निकल के आता था क्या, सेकंड टर्म्स का ट्वाइस है वो इज इक्वल टू किसके होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स के। ठीक है, देखो इसको वेरीफाई भी करके दिखाएंगे। जैसे कि मैं ये कहूँ कि भाई ए बी सी है वो आर इन ए पी, ये गिवन है ना हमें इस क्वेश्चन में, गिवन ए बी सी आर इन एन ए पी में है। तो ये बताइए कोई भी सीक्वेंस या सीरीज है एपी में कब होती है, जब उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, यानी उसका सार्वंतर बराबर होता है, तभी तो होता था। यानी टी की वैल्यू सभी में क्या हो, ईच कॉन्जुगेटिव टर्म्स की क्या हो, इक्वल हो, तभी तो बोलते थे कि वो एपी में है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि D1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, D2। D1 क्या है, पहली 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, पहली 2 टर्म्स, उनका जो डिफरेंस है वो मैंने D1 मान लिया, और सेकंड और थर्ड का जो डिफरेंस है वो D2 मान लिया। तो इक्वल है भाई, क्यों, क्योंकि एपी बता रखी इसने। तो D1 कैसे निकलता था, A2 माइनस A1, और D2 कैसे निकलता था, A3 माइनस A2। अब A2 यानी सेकंड नंबर वाली टर्म्स यानी B, और A1 क्या है A, और D3 बोलिए C माइनस B। इस B को इस साइड ले आए, B प्लस B इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस का A इस साइड आके प्लस का A, यानी 2B इज इक्वल टू क्या रिजल्ट निकल के आया, A प्लस C। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि सेकंड टर्म्स का जो ट्वाइस है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स की। तो ये रिजल्ट याद रखना, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स के हमेशा ही होगा जब 3 अननोन टर्म्स किसमें दे रखी हो, एपी में दे रखी हो। जब जीपी में देता रहा तब याद आ रहा है, जीपी में अगर होती है तीनों टर्म्स से तब क्या कंक्लूजन निकलता, अगर ये ए बी सी आर इन अगर जीपी में होता, जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये 11th क्लास में आया था हमारा। ठीक है, तो देखिए इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, सेकंड टर्म्स का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, मतलब जीपी में क्या होता था, एक बात बताइए, एपी में तो ये है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, यानी D1 D2 D3 सारे क्या हो, बराबर हो, जबकि जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशो इक्वल हो, यानी सार्वंतर है, सार्वंतर क्यों, कॉमन रेशो मतलब सार्व
अनुपात, यानी सभी का क्या हो भाई अनुपात बराबर हो, यानी आर कॉमन रेशो बोलते हैं आर। तो देखो यानी R1 इज इक्वल टू क्या हो गई R2 हो, इसका मतलब ये जीपी में है तो इनका कॉमन रेशो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का क्या होगा इक्वल होगा, यानी R1 इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ मैं R2, यानी R कैसे निकाला जाता था सेकंड टर्म्स को फर्स्ट से, यानी R1 निकलता था, और R2 कैसे निकालते थे A3 बाई A2 से, तो ये वही लगाएंगे। तो देखिए भाई यहाँ पे लिख देते हैं A2 बाई A1 इज इक्वल्स टू A3 बाई A2 भाई, तो A2 बोलिए यानी सेकंड टर्म्स क्या है हमारे पास में B अपॉन में फर्स्ट टर्म क्या है भाई A, ठीक है, इज इक्वल टू A3 क्या है C और A2 क्या है भाई B। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलिए क्या आएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू B। यहाँ से कंक्लूजन निकला जब तीन टर्म्स अगर जीपी में है तो सेकंड टर्म्स का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, जबकि एपी में क्या होगा सेकंड टर्म्स का ट्वाइस इज इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना, दोनों ही बता दिए मैंने। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब देखो इसमें अगर ये ए बी सी तीन टर्म्स अगर एपी में हैं तो वैसी बात है कि सेकंड टर्म्स का ट्वाइस है वो किसके इक्वल होगा भाई सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो यानी 2b इज इक्वल टू a प्लस सी हमें दे रखा है, तो इसको यूज करेंगे यहाँ पे। उससे पहले यहाँ पे ऑपरेटिंग करेंगे, देखिए ध्यान से R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3 माइनस 2R1 प्लस R3 माइनस 2R2 कर दिया। देखिए ध्यान से जब मैं इसको ऐड करूंगा, देखिए ध्यान से भाई क्या इन दोनों को ऐड करेंगे, मैंने यही ऑपरेटिंग क्यों की है इसका रीजन है, देखिए इन दोनों को ऐड करोगे क्योंकि R1 और R3 को ऐड कर रखा है, तो देखो x और x क्या होगा 2x। और अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 इफ x y z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू 0, y डज नॉट इक्वल टू 0 और z डज नॉट इक्वल टू 0, समझे नॉन जीरो का मतलब यानी जीरो नहीं है। उसके आगे भाई देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो बताना हमने इक्वल होगा किसके x 0 0 0 y 0 0 0 z। भाई मैं करवाऊंगा नहीं इस क्वेश्चन को, क्यों नहीं करवाऊंगा क्योंकि देखो क्या करना है सिंपल इनवर्स ही तो निकालना है भाई, यानी ए इनवर्स निकालना है आपने इस मैट्रिक्स का, फिर ए इनवर्स निकालने के बाद में आपने ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपने इनवर्स निकाल रखा है। देखो लगभग सारे ऑप्शंस में क्या दे रखा है x की पावर -1 x की पावर -1, यानी पहले दो ऑप्शंस में x की पावर -1 का मतलब है 1/x, समझ गए, और y की पावर -1 का मतलब है 1/y। तो इसको खुद करना कर सकते हो भाई, बोलो हो जाएगा नहीं, अरे इनवर्स ही तो निकालना है। देखिए डेटर्मिनेंट निकालते हैं भाई, सबसे पहले डेटर्मिनेंट ऑफ a x 0 0 0 y 0 0 0 z, तो एक्सपेंड कर दीजिए भाई, किसको एक्सपेंड करोगे बोली एक्सपेंडिंग बाय R1, तो R1 को एक्सपेंड किया मैंने, तो देखिए x लिया भाई, तो ये रो गई ये कॉलम गई, इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे yz माइनस में 0, तो डेटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ गया x y z विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, सिंस में क्या भाई x डज नॉट इक्वल टू 0 y डज नॉट इक्वल टू 0 z डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 कब हो सकता था जब या तो x 0 हो जाए या y 0 हो जाए या z 0 हो जाए, है ना, और ये इसने मना कर ही दिए थे ऊपर, तो इसलिए ये वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आएगी, इसका मतलब इज नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स क्या हो गया इसका एग्जिस्ट हो गया भाई, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला हुआ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डेटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करेंगे इसके एडजॉइंट निकाल लेंगे यानी कोफैक्टर निकाल लेंगे, तो कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकाल लीजिए, a11 बोलिए क्या आया भाई 0, a12 क्या आया भाई 0 नहीं आया, a11 देखिए एक बार ध्यान से भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी yz आ गया भाई, ठीक है, a12 देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आ गया 0, a13 बोलिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, a21 बोलिए
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये भी खास बात बता देता हूँ मैं, क्या, जब अगर गिवन मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या है, एक गिवन मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके कोफैक्टर भी क्या होंगे, डायगोनल ही होंगे, मतलब डायगोनल ही मतलब नॉन जीरो होंगे। कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो आएंगे और बाकी एलिमेंट क्या आएंगे, जीरो। तो ये खास बात होती है, जब आप कोफैक्टर निकालते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के तो नॉन जीरो जो एलिमेंट आने वाले हैं, मतलब जो कोफैक्टर निकालोगे और मैट्रिक्स में लगाओगे ना तो उससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो आएंगे, बाकी एलिमेंट क्या आएंगे आपके, जीरो। तो ये टाइम सेव कर सकते हो अपना, तो बेसिक बात है, इसको जीरो लिख दें, ठीक है, क्योंकि अगला डायगोनल एलिमेंट आएगा वही नॉन जीरो आएगा, इसी पे कंसंट्रेट रखो। देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आ गया, एक्स जेड, है ना, तो इसको देखने की जरूरत है ही नहीं, 8 2 3 चाहे निकाल के देख लो, जीरो ही आएगा आपका, चाहे निकाल के देख लो, ठीक है। A31 भी क्या आएगा, जीरो, A32 भी क्या आएगा, जीरो, A33 नॉन जीरो आएगा क्योंकि डायगोनल आ गया। देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम एक्स वाई, ये कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट बताए मैंने टाइम सेव करने के लिए। तो देखिए भाई, अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, बोलिए, इसको मैट्रिक्स में लगा दोगे तो देखिए वाई जेड जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो, एक्स जेड जीरो जीरो जीरो, एक्स वाई में इसका क्या कर दोगे, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए बोलिए क्या है भाई, वाई जेड जीरो जीरो जीरो, एक्स जेड जीरो 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 भाई एक्स वाई। बोलिए समझ में आया नहीं आया। अब ए इनवर्स निकालना था, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब 1 बाई एक्स वाई जेड, और यहाँ पे वाई जेड जीरो जीरो जीरो, एक्स जेड जीरो जीरो जीरो। बोलिए समझ में आया या नहीं आया। अब इसको डिवाइड करोगे इससे तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो 1 बाई एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो वाई जेड कैंसिल, 1 बाई एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर -1, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो, यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई, 1 बाई वाई, यानी वाई की पावर -1, जीरो 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 और जेड की पावर, ठीक है, ये हमारा। तो बोलो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब आगे हम लास्ट क्वेश्चन पे, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे ही आ गए हैं और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, ये मैट्रिक्स दे रखी है ए, ठीक है, और यहाँ पे थीटा जो है, यहाँ पे जो थीटा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है बट लेस देन और इक्वल टू 2 पाई है। देन तब हमने बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, कौन सी कंडीशन सही है। तो ये बताया इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो, यानी इस मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो इज इक्वल टू 0 आएगा, या फिर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब निकालते हैं वो बिलोंग्स टू 2 से 2 और इनफाइनाइट ओपन इंटरवल के बीच में, यानी इसके बीच में आएगा, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो बिलोंग्स टू इसके अंदर होगा, ठीक है, 2 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो बिलोंग्स टू क्या होगा, 2 और 4 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, या तो 2 आए या 4 आए इसके बीच की, ठीक है, मतलब इस रेंज के अंदर बिलोंग करेगा क्या, हमने ये देखना कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमने ऑप्शन से चारों देखे, उसमें क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो ध्यान से, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की कंडीशन लगा रहा है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का हम पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 साइन ऑफ थीटा 1 माइनस का साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा -1 माइनस का साइन ऑफ थीटा 1। इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय r1, ठीक है, r1 को एक्सपेंड कर देंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, देखो 1 ले लेंगे क्योंकि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये रो गई, ये कॉलम गई, इसके साथ में मल्टीप्लाई 1, इसके साथ में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर नेक्स्ट एलिमेंट माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, तो ये कॉलम गई, ये रो गई, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन थीटा, जब इसके साथ में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट +1,
देखिए ये कॉलम गई, ये रो गई, इसी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी साथ में मल्टीप्लाई करिए प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1 होगा भाई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना, माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कैंसिल, इधर 0 हो गया तो ये इसको भी 0 कर देगा, तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया। अब ये बच गया प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो बोलिए क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और 1 क्या हो गया भाई 2, प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इस डिटरमिनेंट ऑफ ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेट ए इज इक्वल टू कितना है अपना 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिखना वी नो दैट क्या गई साइन थीटा की जो रेंज है, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है +1, ये इसकी रेंज होती है साइन थीटा की। देन इंप्लाइज दैट जो साइन स्क्वायर थीटा होगा ना उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है, क्योंकि देखो ये कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, अब पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर आ गया, इसमें स्क्वायर नहीं था, ठीक है, स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव तो आने से रहा, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई 1। बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं थीटा की जगह 3π/2 270 रखूंगा तो साइन 270 क्या होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू यानी जब मैं π/2 रखता हूँ तो 1 आ रहा है ना, समझ गए। तो मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की वो -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। बट साइन स्क्वायर थीटा में देखिए यहाँ पे साइन 270 रखोगे, देखिए ध्यान से साइन 270, बट ये स्क्वायर में था ऐसे, साइन 270 की वैल्यू -1 तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा +1, तो इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू में चला जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू फिर इसकी क्या होगी, क्योंकि जब थीटा की जगह मैं 2π रख दूं और क्या रख दूं 0 रख दूं तो क्या आ रहा है मेरा रिजल्ट 0। इस वजह से ध्यान रखना साइन थीटा की रेंज तो होती है -1 से +1, जबकि साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज होती है वो 0 to 1। अब इस डेट ए की देखनी है मैंने मिनिमम वैल्यू, तो देखो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे 0, ठीक है, फॉर मिनिमम मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे 0, साइन स्क्वायर थीटा को क्या ले लेंगे 0, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 0 रखिए। देन बोलिए डेट ए है वो कितना आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 0 रखा तो यहाँ पे बच गया 1 और 2 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इसी तरह से फॉर मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 रखोगे। देन डेट ए इज इक्वल्स टू बोलिए क्या है, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 + 1 कितना होगा 2 2 2 4 आया, तो हेंस क्या बोल देंगे डेट ए ना, डेट ए वो बिलोंग्स टू क्या है 2 से 4 यानी क्लोज इंटरवल, ठीक है। आया समझ में। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो एक और तरीका होता है, देखो हमें पता चल गया ना कि साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है 0 to 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये अल्टरनेटिव मेथड है, साइन स्क्वायर थीटा है इन बिटवीन फ्रॉम 0 to 1। अब हमने डेट ए बनाना है, क्योंकि डेट ए को ही तो देखना है हमने, बीच में डेट ए को बना दो। डेट ए देखिए क्या है हमारे पास में 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा के साथ में क्या है 1, तो मैं इस टर्म में क्या ऐड कर दूं 1 ऐड कर दूं, एडिंग 1 इन ईच टर्म सभी टर्म में 1 ऐड कीजिए। तो लेफ्ट साइड में जब 1 ऐड करोगे तो बोलिए क्या है मेरा, यानी 1 हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज लेस देन और इक्वल टू क्या है 1 और 1 2 हो गया। बोलिए समझ में आया। अब उसके बाद में देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या भी मल्टीप्लाई बाय 2 इन ईच टर्म, यानी प्रत्येक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ये लगा यहाँ पे, ये लगा 2 लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और लेस देन और इक्वल टू 2 की 2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो गया हमारा डेट ए, ठीक है, डेट ए हो गया भाई, इसको डेट ए लिख रखा है, यानी
2 लेस देन और इक्वल टू डेट ए लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ कि डेट ए है ना वो बिलोंग्स टू क्या है, क्लोज इंटरवल टू। क्लोज इंटरवल कब लगता है, जब इक्वल टू, ठीक है, इस साइड भी क्लोज इस साइड भी क्लोज, क्योंकि 2 भी कैलकुलेट हो रहा है 4 भी कैलकुलेट हो रहा है, तो इसकी बीच की वैल्यू भी, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही होगा, अभी ऑप्शन डी इज राइट। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो कल करेंगे हम चैप्टर नंबर 1, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और एक बात और सुनो, क्या भाई, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करो भाई, ऐसे स्किप करके वीडियो मत छोड़ा करो, कंप्लीट देखा करो वीडियो को, ठीक है। ओके भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।